हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार जीके को हम लोग करेंगे। और यह जीके हम लोग इरुटरिया बुक के बिहार तथ्य संग्रह से करेंगे, जो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है। यह इसमें कुल 11 चैप्टर दिया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर को हम लोग कर चुके हैं, बिहार के सामान्य परिचय को। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम लोग बिहार के इतिहास को करेंगे, जिसमें प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार है। इन तीनों को हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस बुक से क्वेश्चन जरूर लड़ेगा बिहार एसएससी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 2 बिहार का प्राचीन इतिहास। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन बिहार को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा महाजनपद काल, चौथा मौर्य एवं गुप्त और पांचवा है बौद्ध एवं जैन धर्म में। आगे देखिए, कहा गया है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। उसमें से पहला है पुरातात्विक एवं दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इन दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास जानने के लिए। तो आइए अब देखते हैं, अगला पॉइंट है कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे बहुत ही 4 पॉइंट दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पूर्व ऐतिहासिक युग के मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर एवं सोनपुर से ताम्र प्रशस्त वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ताम्र प्रशस्त वस्तुएं और मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मुंगेर, चिरांद जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, चेचर जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, मनेर पटना में और सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कहा गया कि मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदगढ़ एवं लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि से स्थलों से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से प्राप्त स्मारकों से भी पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियों आदि से पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमें जानकारी मिलता है। आगे है साहित्यिक स्रोत। इसमें की रामायण, महाभारत, पुराण, कुछ बौद्ध रचनाएं जैसे अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय, विनय पिटक और जैन रचना जैसे भगवती सूत्र आदि से भी साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान और इतिसंग हेनसोंग से यात्रा वृत्तांत से भी हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से भी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। इसके बाद है अगला टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल को भी कई भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल। अब हम लोग पूरा पाषाण काल को देखते हैं कि इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। इसमें दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थर के कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी, खासकर खुरपी पूछा गया कि यह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। यहाँ पे देख लिए, खासकर इंपॉर्टेंट है कि किस काल में मनुष्यों के द्वारा पहली बार पशु को पालतू बनाया गया, यानी कुत्ता को पालतू बनाया गया था वह है मध्य पाषाण काल में। अगला है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। यहाँ पर खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया, यानी अपने खाद्यान्न का उत्पादन करने लगा। वह नवपाषाण काल में मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त हुए हैं। चिराद, चेचर, मनेर, सनवार से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है।
ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। एक अगला पॉइंट है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का ये लास्ट पॉइंट है, ताम्र पाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, तराडी, चेचर, मनेर, सनवारा आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त तांबा का उपयोग के प्रमाण मिला है। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। इसे ताम्र पाषाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में तांबे का उपयोग मिला है। अगला पॉइंट है आपका वैदिक काल। वैदिक काल को समझेंगे कि आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता का आधार वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल का वर्ष हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक को ही ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं है, यानी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं मिला है। तो यहाँ से पूर्व वैदिक का काल खत्म हो जाता है क्योंकि बिहार से इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका काल हो गया 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ है। यह गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण, जो लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है, में मिलती है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार का विदेह के रूप में वर्णन किया गया है जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्य शब्द से संबोधित किया गया है और वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार को शतपथ ब्राह्मण में विदेह कहा गया है और ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा जाता है। अगला पॉइंट है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में है। ये तीनों कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है वज्जी या लिच्छवी, दूसरा है मगध जो पूरे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, वह मगध है। तीसरा है अंग जिसकी राजधानी है चंपा। वज्जी का विस्तार था वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र तक था। मगध का विस्तार पटना गया नालंदा क्षेत्र में है और अंग का विस्तार भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग वज्जी को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था जिसे अटकुल कहा जाता था। वज्जी, लिच्छवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। जनपद से ही मिलके महाजनपद बना है। तो 8 जनपद मिलके एक वज्जी महाजनपद बना। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध था लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना विशाल के द्वारा किया गया था। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल के द्वारा किया गया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। और यह तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये VVI ही है कि वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बिहार ही नहीं सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम में, कि विश्व का प्रथम गणतंत्र क्षेत्र या महाजनपद कौन था, वह था वज्जी या लिच्छवी था। अगला है महाजनपद मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी था। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र का था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद की जानकारी हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगला पॉइंट है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा और इसका विस्तार क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग के अंतिम शासक थे बृहदत्त। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अंग महाजनपद का अंतिम शासक हुआ बृहदत्त, जिसको मगध के शासक बिंबिसार ने हराकर अंग को अपने मगध में मिला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश को देख लेते हैं। मगध की स्थापना बृहदत्त ने किया था। बृहदत्त का पुत्र हुआ जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। जरासंध
वो भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। आप लोग अक्सर जानते होंगे कि जरासंध और भीम का वर्णन महाभारत में मिलता है। जरासंध का अखाड़ा आपका राजगीर में है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर गए होंगे तो देखे होंगे कि जरासंध का अखाड़ा राजगीर में अवस्थित है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसके बाद हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का कार्यकाल रहा 544 से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ, जो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को श्रेय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कोसला की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी से उसे काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी, जो चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, और उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था, और जब चंड प्रघोत बीमार हुआ तो इसके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी सेवा में भेजा था, और बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा में भी जीवक को भेजा था। तो यहाँ से यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है कि बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा, और यह बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम कुणिक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पुत्रों ने अपने पिता को हत्या कर ही गद्दी पर बैठा है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया, और बाद में फिर इसके पुत्री से भी विवाह किया। आगे बढ़ते हैं कि बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से हुआ। यहाँ पर देख लीजिए कि बाद में प्रसेनजीत की पुत्री से ही अजातशत्रु का विवाह हुआ। उसके बाद फिर अजातशत्रु ने वज्जी, संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में। सिंहल अनुसूत्री के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। यानी अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया 460 ईसा पूर्व में। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया, जो गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पे था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। तो नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक को ही अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया, जिसका कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। यह शिशुनाग वंश का कार्यकाल है। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती को मगध में शिशुनाग ने मिला लिया था। आगे है कि इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना, और पुराणों में इसे काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा हो गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा हो गया, और इसी के काल में, कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वैशाली में, जो 383 ईसा पूर्व में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था अजातशत्रु के काल में, और इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया, कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और इसके बाद नंद वंश की स्थापना होता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और नंद वंश का कार्यकाल 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व है। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया, और महापद्म नंद ने
एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है किसमें? पाली ग्रंथ में। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। महापद्म नंद को पुराण में परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, यानी नंद वंश का संस्थापक घनानंद है। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना किया गया। और इन सभी वंश के बाद एक शक्तिशाली वंश का स्थापना हुआ जो मौर्य वंश था। तो मौर्य वंश का कार्यकाल है 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। काफी लंबा कार्यकाल रहा और काफी शक्तिशाली भी साम्राज्य था यह। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था, जिसका कार्यकाल 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी किया है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट कुछ है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने, और इसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी किया है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हुए, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया और जिसका अंत 184 ईसा पूर्व में हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ये चारों क्षेत्र आप लोग देख ले, ऑप्शन 4 को देगा, उसमें से एक नहीं रहेगा। तो पूछेगा कि आपको चंद्रगुप्त को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो पहला है काबुल, दूसरा है कंधार, तीसरा है मकरान, चौथा है हेरात। इन सभी क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिया था। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया के साथ हुआ, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत ईरान तक था और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया था और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहां चला गया चंद्रगिरी पर्वत पे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवासना पद्धति संलेखना द्वारा अपना प्राण की त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जिसका कार्यकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जिसे अमित्रघात या सिंह सेन आदि भी कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने टाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसके अनुसार? तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा ने एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया। यहाँ पे राजदूत को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे कि कौन से राजदूत किसके शासनकाल में आया है। तो डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फ ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा, यानी डाइमेकस और डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में आया। 2 राज दरबार। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के बाद अशोक आता है। अशोक का कार्यकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक ने मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा और इससे पूर्व यह उज्जैन का राज्यपाल था। जब अशोक गद्दी पर बैठा उससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। यह भी कई बार
पूछा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मौस्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। सिंहल अनुसूत्रीय बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोत में इसकी पुष्टि नहीं मिलती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था किया था तथा कलिंग को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस युद्ध के बाद अशोक में बहुत परिवर्तन हुआ और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था जो अशोक के शासन के 9वें वर्ष के बाद हुआ था। आगे देखते हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिया था? तो वह है उपगुप्त। किसके अनुसार? तो दिव्यवादन के अनुसार। आइए अब देखते हैं कि अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष है। तो 9वें वर्ष में उसने कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया। 12वें वर्ष में निगाले सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन किया और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया जिसमें अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया अशोक के शासनकाल में। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था जिसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद इसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया और ये उत्तराधिकारी थे कुणाल, पंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिकुश, देवधारमन, सतधनुष एवं बृहदत्त। और बृहदत्त ही मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था जो मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का कुल शासन 137 वर्ष तक चला। चलिए आगे बात है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। हम लोग दोनों धर्म को देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके शाक्य मुनि भी कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इस डेट को याद रखें। इनका जन्म विषम वर्ष में हुआ और मृत्यु भी विषम वर्ष में हुआ। विषम मतलब लास्ट का अक्षर विषम है तो मृत्यु भी विषम वर्ष में ही हुआ है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्रोधन था और माता का नाम महामाया देवी है। सौतेली माँ या मौसी को प्रजापति गौतमी नाम था और यही उनका लालन पालन किए थे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। जब वो यात्रा पर गए तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहला बूढ़े व्यक्ति को देखे, दूसरा बीमार व्यक्ति को, फिर उसके बाद एक शव और एक सन्यासी को देखे। इन चारों का क्रम आप याद रखें। पहले वो बूढ़ा व्यक्ति देखे तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो बीमार होगा, जब बीमार होगा तो मृत भी होगा, मर जाएगा, और लास्ट में आप एक सन्यासी याद रखें। इस क्रम को पूछा जाता है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। इसी दृश्य को देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी तो बहुत सुखी है तो उन्होंने सन्यास जीवन अपना लिया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उसके बाद तथागत एवं बुद्ध कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें तथागत या बुद्ध कहा गया। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ और 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिए थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना एवं फल्गु नदी के तट पे हुआ था जो बोध गया में है। बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया था। वह था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। दुख का मतलब हो गया कि संसार दुखमय है। दुख समुदाय का हो गया दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध हो गया दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग का मतलब हो गया दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। आगे देखें कि बौद्ध के द्वारा गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग भी दिया गया जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धर्म एवं संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो बुद्ध के द्वारा मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? यह काफी बार पूछा भी गया है कि बुद्ध के द्वारा
किस भाषा में उपदेश दिया गया है? तो पाली भाषा में उपदेश दिया गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, जो कौशल की राजधानी है। इन सभी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ और यह मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जो मल की राजधानी है, और यह 80 वर्ष की आयु में हुआ। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए, जो वैशाली के थे, और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगीर के थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण है। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग करना, श्रृंगार प्रधानों का त्याग करना और मद सेवन का त्याग करना, यानी मादक पदार्थों का त्याग करना। आगे दिया है कि बुद्ध के जीवन के घटनाओं एवं उसके प्रतीक दिया गया है। जब बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, तो उस समय कमल प्रतीक है, यौवन अवस्था का सांड प्रतीक है, महाभिनिष्क्रम यानी गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, संबोधन यानी ज्ञान प्राप्ति का पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष है। जब वो मृत्यु हुआ तो उसे पदचिन्ह या स्तूप हो गया, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तक कहा गया, जो जिसका प्रतीक चक्र है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट अब कि बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में बंट गया था। तो 2 भाग थे, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान में है कि परिवर्तन का विरोधी था, या जो पहले से चली आ रही है उसी को मानते थे, फॉलो करते थे, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। लेकिन महायान संप्रदाय में परिवर्तन के समर्थक थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आवंडर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। चलिए अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में दिया गया है। पहला है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक को देख लेते हैं कि सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है। इसको आप पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें किन बातों का संकलन किया गया है। तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है, और यह सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। सबसे बड़ा पिटक है जिसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया है। विनय पिटक में संघ के नियम का संकलन है। जहां अगर सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संकलन है, वहीं विनय पिटक में संघ के नियम का संकलन है। यह सबसे छोटा पिटक है जिसका संकलन उपाली के द्वारा किया गया है। सूत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा, विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा। तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, और यह पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया है। अभिधम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया है। आगे है बौद्ध संगीति या सभा, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में किया गया था, जो उसमें शासक थे अजातशत्रु, और यह महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी विशेषता थी कि सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। आप लोगों ने पहले देखा कि सूत पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश का संकलन है, और विनय पिटक जिसमें संघ के नियम का संकलन है, इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया, कालाशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष था सबाका में। महासंघिक एवं अस्थावीर के रूप में प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन महासंघिकी एवं अस्थावीर के रूप में द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के काल में 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। अगला है चौथी बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में किया गया, कुंडलवर्ग कश्मीर में। उस समय शासक था कनिष्क, और यह वसुमित्र एवं अश्वघोष की अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान एवं हीनयान में। चलिए आगे देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। बुद्ध के जन्म की कथा जातक कथा में मिलता है। चैत्य बौद्ध धर्म की पूजा घर है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल है, और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। आगे है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक था ऋषभदेव। ये पहले तीर्थकर हुए। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तो इसमें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था, और इनके पिता अश्वसेन थे, काशी के राजा। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत में हुआ था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पे हुआ था, और इन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी।
पहला था सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। फिर आते हैं जो इसमें सबसे खास पॉइंट है महावीर स्वामी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, कुछ जगह 499 ईसा पूर्व भी दिया गया है। पूर्णग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के थे। इन्हें बौद्ध और जैन धर्म से कुल को बहुत बार पूछा गया कि बौद्ध और जैन महावीर किस कुल के हैं, तो महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। आगे देखिए कि उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा था। इनके जमाता दामाद का नाम जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुआ। कैवल्य को ज्ञान कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जिम्भरी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, जहां अगर भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वहीं महावीर स्वामी को जिम्भरी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, बौद्ध धर्म और संघ, और यही जैन धर्म में भी 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्त्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य स्वामी महावीर का प्रतिपादन था। इसे 4 महाव्रत तो पहले ही दे दिया गया था, लेकिन 5वां महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, और बाकी 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनेकवाद, त्रयवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक है। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है, जिनका प्रतीक बैल एवं वृषभ है। द्वितीय तीर्थकर हुए अजितनाथ, जिसका प्रतीक हाथी है। 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक सर्प है। और 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह है। एक बार और हम लोग देख लेंगे। ऋषभ देव का प्रतीक बैल या वृष है, अजितनाथ का हाथी है, पार्श्वनाथ का सांप है, और महावीर स्वामी का सिंह है। यहाँ पे एक नोट दिया गया कि महावीर स्वामी का अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। एक महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ और दूसरे वासुपूज्य का भी जन्म बिहार में हुआ, जो 12वें तीर्थकर थे। आगे देख लीजिए कुछ बौद्ध संगीतियां हैं। जैन धर्म में 2 ही बौद्ध संगीति हुआ। प्रथम हुआ 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, और इसका अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। जैन धर्म के 12 अंग का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईसा पूर्व में हुआ, पल्लवी गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन द्वितीय बौद्ध संगीति में किया गया था। आगे देख लीजिए महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु पावापुरी में हुआ। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति एवं में श्वेतांबर एवं दिगंबर में हो गया था। दिगंबर में कहता है कि भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, और पूर्ण नगनता एवं कठोरता को अपनाया गया। लेकिन श्वेतांबर में स्थूलभद्र का नेतृत्व किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी और यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसके बाद हम लोग वंश को देखेंगे, शुंग वंश को। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में किया और इसी ने शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, यह बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसमें पुरोहित पतंजलि था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति हुआ और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ और उसका अंतिम शासक देवभूति हुआ। इसके बाद आता है कन्नव वंश। कन्नव वंश की स्थापना वासुमित्र के द्वारा किया गया था, देवभूति की हत्या करके। वासुमित्र शुंग के अमात्य मंत्री थे। अगला पॉइंट है कन्नव वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कन्नव वंश का अंत कर दिया था। सुशर्मा ने कन्नव वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद आता है कुषाण वंश।
भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम था हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण चीन के युची या तोखरी जाति से संबंधित है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसिस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क हुआ और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा भी था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, इसने कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। अगला पॉइंट है कि कनिष्क के समय गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। गंधार एवं मथुरा कला का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवर्ग कश्मीर में करवाया था, प्रथम ईसा पूर्व के शताब्दी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाण का अधिपत्य हो गया था। उसके बाद आता है गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद कोई शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ। उसके बाद गुप्त वंश ही एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना हुआ। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया 240 ईसा पूर्व में, और श्री गुप्त का शासनकाल रहा 240 से 280 ईसा पूर्व, 240 से 280 ईस्वी तक। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से लेकर 320 ईस्वी तक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि ली। श्री गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल 335 से लेकर 375 ईसा पूर्व तक है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त ने पराक्रम, अपरिरथ आदि उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया है। उसने उत्तरापद के 9 राजाओं और दक्षिणापद के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने के प्रमाण भी मिला है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आता है, जो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईसा पूर्व विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री नामक उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन किया और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा, जो 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरामहिर, शंकु, वेताल भट्ट और घटपर्णक, छपनक एवं भरूच। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। कुमारगुप्त प्रथम के बाद आता है स्कंदगुप्त और हुनों का आगमन भी स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। जो स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से लेकर 467 ईसा पूर्व तक था। और यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हुनों का आगमन किसके काल में हुआ, तो वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुन को
मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने चक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ, जो गुप्त वंश के साथ मगध का अंत हो गया। गुप्त वंश के साथ ही मगध का अंत हो गया। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। किसके काल को स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला पॉइंट है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो बिहार शरीफ में है। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल हुआ। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो भागलपुर में है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया, जो बिहार शरीफ में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया, जो भागलपुर में है। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसमें पाल वंश के अलावा प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और कुछ समय के लिए कन्नौज पे अधिकार कर लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 वंश ने शासन लिया था। पहला पाल वंश, दूसरा प्रतिहार, तीसरा था राष्ट्रकूट। पाल वंश की ओर से था धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश की ओर था ध्रुव था और प्रतिहार वंश की ओर से था वत्सराज। धर्मपाल ने उत्तराज स्वामी पद की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईसा पूर्व में 810 ईस्वी में शासन किया था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक पालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पाल कालीन कांस्य मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठलपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। धीमन एवं विठल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक उसके राजधानी दिया गया है। बृहद की राजधानी गिरिब्रज थी, जो राजगिरी में था। यह मगध का प्रथम राजधानी था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। उदयन की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, यह भी हर्यक वंश का ही था, शासक था। शिशुनाग की राजधानी वैशाली में थी। उसके बाद कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में हुआ और नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा था। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्रा राजधानी थी और कुषाण के समय इसकी राजधानी पुरस्पुर और मथुरा में था। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में था और पाल वंश की राजधानी मुंगेर में था। आगे देखते हैं हम लोग के प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्यिक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य थे, जिससे राज्य प्रबंधन के प्रसिद्ध की जानकारी मिलता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है, जिसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता की रचना नागार्जुन के द्वारा किया गया, जो शून्यवाद का सिद्धांत है। सुयुकी की रचना हेनसोंग के द्वारा किया गया, जो भारत का यात्रा विवरण है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है, जो मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है इससे हमें। और मिलिंद पन्हो जिसकी रचना नागसेन के द्वारा किया गया है, जिसमें बैक्ट्रिया के शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह मिलता है। ललित विस्तार की रचना कार को नहीं दिया गया, इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन मिलता है। महावंश में श्रीलंका के राजा का वर्णन मिलता है एवं जादा कथा में बुद्ध के जन्म की कहानियां मिलता है। तो चलिए यहाँ पर प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म होता है। हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास को अगले वीडियो में करेंगे। हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिहार SSC का बुक से या ऐसे ही GK GS का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर उसे जरूर देखें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।